जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 11 जिसका नाम है विद्रोह और राज, जो मूलतः 1857 के विद्रोह पर आधारित है। इस चैप्टर में अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है, सारे प्रमुख कारणों को समझ लिया है जो विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए उपस्थित थे उस समय। हमने तात्कालिक कारण सैन्य कारण को भी समझ लिया है कि क्यों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना विद्रोह उजागर किया। क्या कारण थे, सैनिक क्यों अशांत थे, सैनिकों ने क्यों किया विद्रोह, इस बात को हमने भली भांति समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं आगे की बारे में समझने। अब हम चल रहे हैं विद्रोह के नेताओं को समझने कि विद्रोह का नेतृत्व किन लोगों ने किया, कौन थे 1857 के हीरो, किनके कंधे पर था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। विशाल संसाधनों के स्वामी अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेतृत्व और संगठन की अत्यधिक आवश्यकता थी। हमारे देश में रहते हुए अंग्रेजों ने हमारे देश में इतना संसाधन इकट्ठा कर लिया था कि कोई कहने की बात नहीं। देश हमारा, लेकिन संसाधन सारे उनके थे, चीजें हमारी, मालिक वो थे। और अब हमें उनसे लड़ना था अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। वो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे, बहुत बड़ी ताकत, बड़ी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत में शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इसीलिए निसंदेह योग्य नेतृत्व और संगठन के बिना विद्रोह का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी युद्ध हो, बिना नेता के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। जब तक आपके पास एक कुशल संगठन कार्यकर्ता ना हो और आपके पास एक नेता ना हो। मैंने आपको कल भी उदाहरण दिया, आज के समय में मैं आपको सत्ता की लड़ाई का समझा सकता हूं। इसको सत्ता के साथ मैं कोरिलेट कर सकता हूं। जैसे दिल्ली चुनाव में भाजपा के पास कोई भी अच्छा चेहरा नहीं होता। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल के बराबर कोई दिल्ली में भाजपा का चेहरा नहीं है। जिस प्रकार का चेहरा अरविंद केजरीवाल का है, वो चेहरा भाजपा में किसी का भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने। इसीलिए ना भाजपा जीतती है और ना ही कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। दिल्ली के लिए बिना नेतृत्व के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो वैसे ही 1857 के विद्रोह में भी ऐसा ही चाहिए था। और अभी और एक केंद्र के स्तर पर भी बता देता हूं मैं, भाजपा के पास एक नेता है, उसका एक मॉडल है और उनके बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं जिनके बल पर वो अपने चुनाव को परफॉर्म करती है, घर घर तक पहुंचती है और अपने नैरेटिव जनता के दिमाग में डालती है। और वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास में ऐसा कोई ना संगठन है और ना ही कोई उनका उतना बड़ा नेता है। नेता का होना बहुत जरूरी है। बिना नेता के आप कोई भी जंग नहीं लड़ सकते। एक नेता होता है तो आपके अंदर क्या होता है? जोश होता है। जोश भरने के लिए नेता का बलवान होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। एक स्कूल को चलाने में जितना टीचरों का योगदान होता है, जितना बच्चों का योगदान होता है, उससे कहीं ज्यादा उस स्कूल की प्रिंसिपल का योगदान होता है। क्योंकि प्रिंसिपल निर्धारित करती है कि स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होगा, स्कूल किस दिशा में जाएगा। क्योंकि उनके पास पॉलिसी पावर्स है। उनके पास क्या है? पॉलिसी पावर्स। तो वही चीज यहां पर भी है। नेता सब कुछ है। नेता अगर अच्छा है तो आप हारा हुआ मैदान भी जीत सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी हारे हुए मैच को जिताने का दम रखते हैं। तो वो है उनके अंदर की नेतृत्व कौशल।
वो उनके नेतृत्व कौशल को बताता है कि उनके अंदर नेतृत्व कौशल है। वो अपने सबसे कमजोर प्लेयर पर भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि वो अपने सबसे ताकतवर प्लेयर पर भरोसा करते हैं। तो ये उनके क्या दिखाता है, ये उनके नेतृत्व कौशल को दिखाता है, और उनका विश्वास उस प्लेयर में भी दम भर देता है कि हाँ, जब मेरा कप्तान मुझ पर भरोसा कर रहा है तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो मेरा कप्तान मुझसे चाहता है। समझ में आई बात? तो यही चीज, तो विद्रोह, जो हमने विद्रोह किया है, उस विद्रोह के लिए एक नेता भी चाहिए था और एक संगठन चाहिए था। बिना संगठन, बिना नेता के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। बिना नेता, संगठन और नीति, ये तीन चीज अगर आपके साथ हो जाएंगी तो आप कोई भी मैदान, कोई भी बाजी मार लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नीति, नेता, संगठन नहीं है तो आप जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे, जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे। समझ में आई बात? 1857 में हमारे पास कोई नेता नहीं था, लेकिन 1920 के बाद हमारे पास एक नेता आ गया था। वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पूरे भारतीय समाज को एकजुट किया, तब जाकर भारत आजाद हुआ है भाई। नेता है वो इस राष्ट्र के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा है, हर वर्ग को। इसीलिए महात्मा गांधी महान है, राष्ट्रपिता की उन्हें उपाधि दी गई है। समझ में आई बात? उनके कर्मों के कारण 1857 में हम वो नेता नहीं खोज पाए अपने लिए, नहीं तो हम ये भी बाजी जीतते। सुनना ध्यान से। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्रोही ऐसे लोगों की शरण में गए जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे और जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन के क्षेत्र में अच्छा अनुभव था, जैसा कि आप आगामी पृष्ठों में पढ़ेंगे। मेरठ में विद्रोह करने के बाद सिपाहियों ने तत्काल दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। आपको ये याद होगा कि दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। याद रखना ये सारी चीज। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। एक किताब इधर, ठीक है, आप इसमें देखो, आप इसमें से देखो, ठीक है। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। कहां गए? राजधानी दिल्ली पहुंचते ही आपको याद होगा कि दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में निवास करता था। हमारे देश में उस समय भी बादशाह की उपाधि सिर्फ किसे प्राप्त थी? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह हैं। आपसे एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य के आखिरी वंशज हैं। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट के से विद्रोह का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, जिसे सम्राट ने कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों, और अंडरलाइन कर लेना कि कहां कहां किसने नेतृत्व को संभाला है। बाद में अगर पूछा जाए तो यह मत बोलना कि भैया हमने तो सुना नहीं। समझ में आई बात? सुन लो। दिल्ली में किसने नेतृत्व को संभाला है? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। विद्रोही सिपाहियों के आग्रह पर दिल्ली में नेतृत्व किसने संभाला है विद्रोह का? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। ठीक। और कानपुर में इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को अपना नेता बनाया था। कानपुर में किसे? नाना साहब को बनाया था। उनकी दृष्टि में नाना साहब एक योग्य और अनुभवी नेता थे, जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन का पर्याप्त अनुभव था। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के युवा पुत्र बिरजिस कादर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था।
हमें याद रखना चाहिए कि सभी स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व दरबारों से जुड़े व्यक्तियों जैसे रानियों, राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा नहीं संभाला गया था। उल्लेखनीय है कि विद्रोह के संदेश के प्रसार में सामान्य लोगों, महिलाओं और पुरुषों और अनेक स्थानों पर धार्मिक लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि मेरठ में जब तब हाथी पर सवार एक काफिर दृष्टिगोचर होता था जिसके दर्शन करने के लिए सिपाही बार बार जाते थे। इसी प्रकार अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद अनेक धार्मिक नेता एवं स्वाभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार करने लगे थे और जन सामान्य को ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रेरणा देने लगे थे। तो सिर्फ इन्हीं लोगों ने नहीं, दरबारी लोगों ने ही नहीं विद्रोह का बिगुल बजाया, सबने, भारत के हर उस जनमानस ने बिगुल बजाया विद्रोह का, जिसे अंग्रेजी शासन से लाभ नहीं मिल रहा था, जिसे अंग्रेजी शासन का अत्याचार झेलना पड़ रहा था। और सिर्फ 5%, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5% तो 5% लोग ही थे जिनको अंग्रेजी शासन से लाभ मिल रहा था। नहीं तो 95% लोगों को अंग्रेजी शासन में शोषण का शिकार होना पड़ा था। तो आप मान लीजिए 95% भारत विद्रोह की तरफ बढ़ चुका था, इन्हीं 5% लोगों ने पूरा खेल बर्बाद किया है। 5%। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को बर्बाद कर देती है, वही वाली चीज है, वही वाली बात है। इन 5% लोगों ने भारत को फिर 100 साल के लिए गुलाम बनवा दिया था, फिर 100 साल के लिए। समझ में आई बात? तो ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। समझ में आई बात? आप इस बात को समझो कि इस देश में कितनी समस्याएं हैं। ये इस देश को आजादी एक दिन में नहीं मिली है। मैं नहीं कहता कि गांधी बहुत महान है, लेकिन हां, जब आप उन्हें पढ़ोगे तो उनसे महान आपको उस समय कोई नहीं दिखेगा। जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा है, किसी में यह कौशल नहीं था कि वो पूरे भारत को जोड़ सके, लेकिन गांधी ने वो करके दिखाया है। इसीलिए गांधी महान है और आपको मानना पड़ेगा कि गांधी महान है। इन लोगों ने अलग अलग नेतृत्व संभाला। अगर ये लोग एकजुट हो जाते तो विद्रोह की क्या रूपरेखा होती, बहुत बड़ी रूपरेखा होती। लेकिन सबने अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने पूरे भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। यही इस विद्रोह में सबसे बड़ी खामी थी कि सबने अपने, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को आजाद कराने के लिए, कुंवर प्रताप ने बिहार को आजाद कराने के लिए, समझ में आई बात? सबने अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसीलिए ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अगर ये सब लोग एकजुट होकर भारत के लिए लड़ते तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 1857 में ही भारत आजाद हो गया होता, भारत आजाद हो गया होता। समझ में आई बात? आगे सुनो। क्योंकि जनता पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गई थी, जनता पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गई थी। अन्य स्थानों पर अनेक स्थानीय नेताओं ने विद्रोह की बागडोर संभाली हुई थी। वे किसानों, जमींदारों तथा आदिवासियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाने की प्रेरणा दे रहे थे। उदाहरण के लिए आधुनिक उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना में शाहमल नामक एक स्थानीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांव वालों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के गोनू नामक एक आदिवासी काश्तकार ने अपने क्षेत्र के कोल आदिवासियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें संगठित करके नेतृत्व प्रदान किया। समझ में आई बात? तो उनको उसने तैयार किया कि खड़े हो जाओ, अब नहीं खड़े होगे तो फिर देश नहीं बच पाएगा। अगर देश को बचाना चाहते हो
तो अब तो उठ खड़े हो सोए बच्चों, नहीं तो ये देश सोता ही रह जाएगा और ये जो आए हैं बाहर के ये लूट कर तुम्हें चले जाएंगे। अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ सोए हुए शेरों, अब नहीं उठोगे तो फिर इस देश को बचा नहीं पाओगे। विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार। विद्रोह कब प्रारंभ हुआ और कितना बड़ा हुआ ये समझते हैं। चलिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, चर्बी वाले कारतूसों का मामला 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये इकट्ठा हुए ईंधन के लिए माचिस थी। इकट्ठा हुआ जो कारण था उसको जलाने के लिए एक माचिस चाहिए थी और ये चर्बी वाले कारतूसों ने वो ही काम किया। माचिस वाला काम इसी ने किया और विद्रोह को जला दिया, अर्थात प्रारंभ कर दिया। सुनना ध्यान से। विद्रोह के प्रमुख नेताओं नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, अवध की बेगम हजरत महल, बिहार में आरा के राजा कुंवर सिंह आदि ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक देशव्यापी विद्रोह प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1800, अंडरलाइन करना इसको, 31 मई 1857 ईस्वी निश्चित की थी, किंतु चर्बी वाले कारतूसों के मामले के कारण विद्रोह निश्चित तिथि से पूर्व ही फूट पड़ा। बैरकपुर छावनी, अंडरलाइन करना, प्रारंभ बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह करके रेजिमेंट के 2 बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके परिणाम स्वरूप सैनिकों के लिए निश्चित तिथि 31 मई तक प्रतीक्षा करना कठिन हो गया। परिणामतः निर्धारित समय से पूर्व ही देश के विभिन्न भागों में विद्रोह का बिगुल बज उठा। विद्रोह के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित थे। समझ में आई बात? तिथि निर्धारित थी 31 मई, लेकिन 31 मई तिथि निर्धारित थी 1857 को निर्धारित थी इन सभी लोगों ने। किसने किसने? आपके नाना साहब, झांसी की रानी, मुगल सम्राट बादशाह और आपके अवध की बेगम हजरत महल और आपके कुंवर साहब ने 31 मई निर्धारित की थी। लेकिन इस चर्बी वाले मामले ने भारतीय सैनिकों को उससे पहले ही अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए कारण दे दिया, जिसके कारण से वो रुक नहीं पाए और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया और उसके बाद जब उसे फांसी दे दी गई तो उसके बाद फिर सैनिकों को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। फिर सैनिक 31 मई तक का वेट नहीं कर पाए, जिस कारण से जो विद्रोह 31 मई को प्रारंभ होना था पूरे देश में, वो निर्धारित तिथि से पहले प्रारंभ हो गया। यह भी एक कारण है विद्रोह के असफल होने का कि तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी। अगर तैयारियां पूरी हो गई होती और निर्धारित तिथि पर प्रारंभ हुआ होता तो पूरे देश में एक साथ प्रारंभ होता तो अंग्रेज उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण समस्याएं पैदा हो गई थोड़ी बहुत। सुनना ध्यान से, क्या केंद्र थे, कहां विद्रोह प्रारंभ हुआ था? मेरठ में ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों, जिन्होंने 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था, को सेना से हटाकर 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दे दी गई। परिणाम स्वरूप उनके साथी भारतीय सैनिकों ने अगले ही दिन 10 मई छावनी के उच्च अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला एवं जेलों को तोड़कर अपने बंदी साथियों को मुक्त करा लिया। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। सरकारी भवनों और कार्यालयों को आग लगा दी गई
असंख्य अंग्रेज स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। मेरठ पर अधिकार करने के पश्चात विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुन रहे हो ये सारी बातें? तो जब अंग्रेजों ने उनके साथ ये व्यवहार किया तो उन्होंने भी कहा अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो यही निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले ही विद्रोह फूट पड़ा, जिस कारण से जो तैयारियां बाकी थी वो नहीं हो पाई। समझ में बात? फिर मेरठ के बाद दूसरा केंद्र क्या था? दिल्ली। 11 मई को प्रातः काल ही मेरठ के लगभग 2000 विद्रोही सैनिक दिल्ली में लाल किले के फाटक पर जा पहुंचे। शीघ्र ही शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। दिल्ली, जिसकी जनसंख्या उस समय लगभग 1,52,000 पर अधिकार करके उन्होंने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः मुगल राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। इस प्रकार विद्रोह को एक वैधता प्राप्त हो गई, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम से चलाया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति कर रही थी, जिसका प्रमुख सेनापति बख्तर खान था। याद रखना, बख्तर खान ने इस सैन्य विद्रोह का, दिल्ली के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व वास्तविक रूप से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने नहीं, एक सैनिक ने किया, और उसका नाम क्या है? बख्तर खान। ये 1 नंबर का प्रश्न है, ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। बख्तर खान था। बख्तर खान जो ब्रिटिश तोप खाने में सामान्य सा सूबेदार था, विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली में सामान्य तथा निम्न वर्गीय जनता के प्रतिनिधित्व का प्रतीक था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति बनी रही, किंतु जैसे ही दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाने तथा मुगल सम्राट द्वारा विद्रोह को अपना समर्थन प्रदान किए जाने की खबर फैली, हालात तेजी से परिवर्तित होने लगे। जैसे जैसे विद्रोह का समाचार एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचता गया, वैसे वैसे सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाने लगे। बनारस और इलाहाबाद, सुनना ध्यान से, दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाने की सूचना मिलते ही बनारस और इलाहाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हो गए, किंतु इससे पूर्व की विद्रोही वहां पूर्ण सफल हो पाते। जनरल नील द्वारा उनके विद्रोह का अंत कर दिया गया। अवध विद्रोह की व्यापकता, सबसे ज्यादा विद्रोह का सबसे ज्यादा कहीं असर दिखाई पड़ा तो वो कहां दिखाई पड़ा? अवध में। अवध में होता है तांडव, अवध में होता है भारतीय सैनिकों का और भारतीय जनता का अंग्रेजों के ऊपर तांडव। सुनना बहुत ध्यान से। अवध में विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ और यह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। अवध में विद्रोह का सूत्रपात लखनऊ में हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। बेगम ने 4 जून 1857 ईस्वी को अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अवध के जमींदारों, किसानों तथा सैनिकों ने बेगम की मदद की। विद्रोहियों ने असीम वीरता का परिचय देते हुए 1 जुलाई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेरा डाल दिया और शीघ्र ही संपूर्ण अवध में क्रांतिकारियों की पताका फहरने लगी। मतलब पूरे अवध को क्रांतिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया कि अब अवध हमारा है, और बेगम हजरत महल को उसका नेतृत्व दिया गया। और बेगम हजरत महल ने नेतृत्व को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से। समझ में आई बात? उन्होंने बहुत अच्छे से नेतृत्व को संभाला और पूरे अपने अवध की जन समुदाय को उन्होंने इस विद्रोह में सम्मिलित किया, और सब ने मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट को बजाई, दबा के उनके डंके की चोट पर उन्हें मारा, और पूरे अवध में फिर से बेगम का झंडा बुलंद हो गया। बेगम का झंडा फिर से बुलंद हो गया। सुनना,
फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लखनऊ के विद्रोह में महत्वपूर्ण भाग लिया। अवध में विद्रोह के व्यापक प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों एवं सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था। सभी ने अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाओं को अनुभव किया था। सभी के लिए अवध में ब्रिटिश शासन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था। जो चीजें लोगों को बहुत प्रिय थी वे उनकी आंखों के सामने ही छिन्न भिन्न हो रही थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मानो उनकी सभी भावनाओं, मुद्दों, परंपराओं एवं निष्ठाओं की अभिव्यक्ति का स्रोत बन गया था। मतलब अवध की जनता का जो दर्द था वो बहुत ही ताजा था। उनके बादशाह को निरस्त कर दिया गया था और उन्हें निकाल दिया गया था, और जो वहां के किसान थे, जमींदार थे, उन सबको उनसे रोजगार छीन लिया गया था। तो वहां का दर्द नया नया था, और वहां की जनता पे जो अंग्रेजों का अत्याचार प्रारंभ हुआ था उससे जनता त्राहिमाम हो गई थी। और जब उन्हें अपना विद्रोह प्रकट करने का मौका मिला तो उन्होंने अपना विद्रोह बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकट किया। अवध के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय से केवल नवाब ही नहीं, नवाब ही अपनी गद्दी से वंचित नहीं हुआ था, अपितु इसने इस क्षेत्र के तालुकदारों को भी उनकी शक्ति, संपदा एवं प्रभाव से वंचित कर दिया था। जब बादशाह ही नहीं रहा तो बादशाह का संगठन क्यों रहेगा? बादशाह के वफादार लोगों को अंग्रेज क्यों नौकरी देंगे? उनको भी निकाल दिया गया था। मतलब बादशाह के चले जाने से अवध की जनता लावारिस हो गई थी। अवध की जनता लावारिस हो गई थी। इसीलिए जब उनको मौका मिला तो उन्होंने भी अपने बादशाह के प्रति अपनी वफादारी का नमक अदा किया और बताया कि हमारा बादशाह हमारे लिए हमारा खुदा था। तुमने उनको निकाल कर हमारे खुदा को तुमने हमारे दिल से निकाला है, तो तुम कैसे हमारे दिल में आ सकते हो? उनको लात मार के बाहर निकाला विद्रोह के माध्यम से। अवध की जनता ने पूर्ण रूप से विद्रोह में अपना पूरा योगदान दिया। सबसे ज्यादा अगर विद्रोह का कहीं प्रभाव दिखा तो वो था अवध में सबसे ज्यादा विद्रोह का प्रभाव दिखा। आगे सुनना। उल्लेखनीय है कि तालुकदारों का चिरकाल से अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। अवध के संपूर्ण देहाती क्षेत्रों में तालुकदारों की जागीरें एवं किले थे। उनका अपने क्षेत्र की जमीन और सत्ता पर प्रभावशाली नियंत्रण था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले तालुकदारों के अपने किले और हथियारबंद सैनिक होते थे। कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सैनिक होते थे। छोटे छोटे तालुकदारों के पास भी लगभग 200 सिपाही तो होते ही थे। तालुकदारों द्वारा नवाब की संप्रभुता स्वीकार कर लेने और राजस्व का नियमित रूप से भुगतान करते रहने पर उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती थी। अंग्रेज तालुकदारों की स्वायत्तता एवं शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप अवध के विलय के तत्काल पश्चात तालुकदारों के दुर्गों को नष्ट कर दिया गया तथा उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। तो इन सब चीजों से तालुकदार बहुत नाराज थे कि अंग्रेजों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके अधिकारों को, उनकी सेना को, उनकी जनता को प्रताड़ित करके अच्छा नहीं किया। देखो मूल कारण था तालुकदारों का अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का कि उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई थी। अब आपसे आपकी रोजी रोटी कोई छीनेगा तो आप उसे छोड़ोगे तो नहीं, कि छोड़ोगे भाई? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा। रोजी रोटी पे सवाल आएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। जो संभव हो सकेगा वो करने का प्रयास करेगा, लेकिन मारेगा उसे कि नहीं मारेगा? मयंक बहुत मारेगा, बहुत ज्यादा मारेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए अवध में सबसे ज्यादा विद्रोह था, और वो भी नया नया था। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए थे नवाब को हटाए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। इसीलिए जनता में विद्रोह नया नया था,
दर्द नया नया था और उस दर्द को निकालने का उन्हें मौका भी बहुत जल्दी मिल गया था। समझ में आई बात? आगे सुनो। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भी तालुकदारों की शक्ति एवं प्रभुसत्ता पर प्रबल प्रहार किया। अवध के अधिग्रहण के बाद ब्रिटिश शासन ने वहां भू राजस्व के एक मुस्त बंदोबस्त को लागू किया। इस बंदोबस्त के अनुसार, ये अंडरलाइन कर लो, इस बंदोबस्त का क्या मतलब है। एक मुस्त बंदोबस्त को लागू किया। इस बंदोबस्त के अनुसार तालुकदारों को केवल बिचौलिए अथवा मध्यस्थ माना गया, जिनके जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे और जिन्होंने छल प्रपंच के द्वारा जमीन पर अपना अधिकार किया हुआ था। इस प्रकार इस बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जमीनों से वंचित किया जाने लगा। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि अधिग्रहण से पहले अवध के 67% गांव तालुकदारों के अधिकार में थे, किंतु एक मुस्त बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद उनके अधिकार में केवल 38% गांव रह गए। दक्षिण अवध के तालुकदारों के 50% से भी अधिक गांव उनके हाथ से निकल गए। तो इस प्रकार से तालुकदारों से उनकी कमाई का साधन जब उनसे छीन लिया ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों के कारण, तब तालुकदारों के पास विद्रोह करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। अगर विद्रोह नहीं करते तो उनके पास खाने कमाने का भी मौका नहीं बचता। इसीलिए उनके लिए कंपलसरी हो गया था कि अब विद्रोह किया जाए, नहीं तो जीवित नहीं रहा जाएगा, जीवित नहीं रहा जाएगा। अगर ये अंग्रेज सरकार लंबे समय तक अवध में रह गई तो ये हमारा जीवन बर्बाद कर देगी। इस बात को तालुकदार समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, पैसा सब कुछ दिया जो उनके पास था, सब तरह से उन्होंने मदद करी, जनता को प्रोत्साहित किया, जनता को हथियार उपलब्ध कराए, सब कुछ उपलब्ध कराए। क्यों? क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं होगा प्रदेश तब तक उनको उनकी सत्ता मिलने वाली नहीं थी। इसीलिए आगे सुनो। ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि यदि तालुकदारों को हटाकर जमीन वास्तविक मालिकों को सौंप दी जाएगी तो इससे जहां एक ओर किसानों के शोषण में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर राजस्व वसूली में वृद्धि होगी। किंतु ब्रिटिश अधिकारियों का ऐसा सोचना निरर्थक था। इससे भू राजस्व वसूली में तो कुछ वृद्धि हुई, किंतु किसानों के कर बोझ में कोई कमी नहीं हुई। वास्तविकता तो यह थी कि अवध के अधिकांश क्षेत्रों में भू राजस्व का मूल्यांकन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया था। अंग्रेजों ने मालिकाना अधिकार किसानों को तो दिया, लेकिन उसके बदले में कर को 10 गुना बढ़ा दिया। तो इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर किसानों की स्थिति में सुधार हो गया होता तो एक बार के लिए किसान अंग्रेजों के पक्ष में आ जाते, लेकिन अंग्रेजी शासन के आ जाने से किसानों की दिक्कतें और बढ़ गई, जिस कारण से उन्होंने समझा कि हमारा पुराना वाला सिस्टम ही सही था, कि हम मालिक तो नहीं थे लेकिन हमारे पास हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो था, लेकिन इस अंग्रेजी शासन ने तो हमें 2 वक्त की रोटी से भी वंचित कर दिया। इसीलिए किसानों ने कहा कि हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं, हमें हमारा पुराना मालिक ही चाहिए। इसीलिए अंग्रेजों का उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया। मालिक बनने के बावजूद भी, मालिक तो बन गए लेकिन टैक्स कितना बढ़ा दिया गया? 10 गुना। तो आप बताओ, आपकी कमाई 100 रुपए थी पहले भी और अब भी 100 रुपए है, अब भी 100 रुपए है और पहले भी 100 रुपए थी, और आप पहले आपको 10 रुपए देने थे, अब आपको 90 रुपए देने हैं टैक्स के रूप में। तो आप बताओ कौन से सिस्टम में रहना पसंद करोगे आप? 10 रुपए वाले में जो 10 रुपए दे रहे हैं। समझ में आई बात? तालुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई।
किसानों को ताल्लुकदारों के साथ बंधने वाले निष्ठा और संरक्षण के बंधन नष्ट भ्रष्ट हो गए। उल्लेखनीय है कि यदि ताल्लुकदार जनता का उत्पीड़न करते थे तो विपत्ति की घड़ी में एक दयालु अभिभावक के समान वे उनकी देखभाल भी करते थे। अवध के अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व, अकाल एवं गैर लालची राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब किसानों को ना तो विपत्ति की घड़ी में अथवा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजस्व में कमी की जाने की आशा थी और ना ही तीज त्योहारों पर किसी प्रकार की सहायता अथवा कर्ज मिल पाने की कोई उम्मीद थी। पहले तो सब कुछ मिल जाता था, अब फसल खराब हो जाती थी तो ताल्लुकदार कर भी माफ कर देता था। लेकिन अंग्रेजों का तो ये कहीं से उद्देश्य ही नहीं था। उनका तो जनता का कल्याण करने का कोई उद्देश्य था ही नहीं। उनका तो एक ही उद्देश्य था, क्या? उत्पीड़न करना और लाभ कमाना। जिस कारण से जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम के कोलैप्स हो जाने के कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमें आपका सिस्टम नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना सिस्टम ही चाहिए, हमें हमारा राजा ही प्यारा है, आप हमें नहीं प्यारे। इसीलिए किसानों ने जमीन के मालिक बनने के बावजूद भी अपने ताल्लुकदार, अपने मालिक की हिमायत करी और जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने अपने मालिक का पक्ष लिया, अपने नवाब का पक्ष लिया, अपने ताल्लुकदार का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार में उन्हें उत्पीड़न सहना पड़ रहा था, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। ताल्लुकदार था, उससे जाकर वो मिल भी सकते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार से तो वो मिल भी नहीं सकते थे। मजबूरी पड़ने पर वो उससे कर्ज भी नहीं ले सकते थे। भाई ताल्लुकदार अब आपका मालिक नहीं तो वो आपको क्यों कर्ज देगा? उसे तो पता ही नहीं कि आप दे पाओगे कर्जा या नहीं दे पाओ। पहले तो पता था, क्यों? क्योंकि आप उसके खेत में काम कर रहे थे, तो वो एक ना एक तरीके से तो अपना कर्जा निकाल लेता था। लेकिन अब उसके पास तो ये विकल्प नहीं, तो अब कर्जा भी नहीं मिलता था। तो समस्या पड़ने पे किसानों के पास अब कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए किसानों ने ताल्लुकदारों का पक्ष लेते हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। समझ में आई बात? किसानों के असंतोष का प्रभाव फौजी बैरकों तक भी पहुंचने लगा था। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, अधिकांश सैनिकों का संबंध किसान परिवार से था। सिपाही कम वेतन और समय पर छुट्टी न दिए जाने के कारण पहले से ही ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। 1850 के और आपको सबको पता है कि ब्रिटिश सेना में ज्यादातर सैनिक कहां के थे? अवध के थे। जब अवध के किसानों पर अत्याचार प्रारंभ हुआ तो उसका प्रभाव सेना पर भी पड़ा। उसका प्रभाव सेना पर भी पड़ा, क्योंकि सैनिक कहां के थे? सारे अवध के थे और गरीब किसान के बच्चे ही सेना में भर्ती थे। कोई अमीर बाप का बच्चा तो नहीं भेजता ना अपने बेटे को सेना में, कि भेजता है? नहीं भैया। भेजता भी है तो अधिकारी बनाता है, सिपाही नहीं बनाता। और उस समय भारतीय सिर्फ सिपाही बन सकते थे, ज्यादा से ज्यादा तो सूबेदार। सिपाही में एक सबसे ऊंची पोस्ट है सूबेदार की। सिपाही में सबसे ऊंची पोस्ट होती है सूबेदार मेजर। इससे बड़ी पोस्ट सिपाहियों में कोई नहीं होती। और उस समय सिर्फ सूबेदार बन सकते थे आप, सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते। समझ रहे बात? सूबेदार के 2 स्टार होते हैं यहाँ पर, वो भी कपड़े के बने हुए। जो स्टील वाले स्टार होते हैं ना, वो लगते हैं सारे कमीशन रैंक के ऑफिसर्स के ऊपर। समझ में आई बात? सबसे पहली कमीशन रैंक है लेफ्टिनेंट। क्या है? लेफ्टिनेंट, 1 स्टार। समझ में आई बात? आगे सुनो। किसानों के असंतोष, ये हो गया 150 के दशक तक पहुंचते पहुंचते अनेक नए कारणों से उनके असंतोष में और अधिक वृद्धि होने लगी। यह याद रखा जाना चाहिए कि 1857 ईस्वी में अवध के जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, वहां संघर्ष की वास्तविक बागडोर ताल्लुकदारों एवं किसानों के हाथ में थी। अधिकांश ताल्लुकदारों की अवध के नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी। अंततः वे लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित हो गए। उल्लेखनीय है कि कुछ ताल्लुकदार तो बेगम की पराजय के बाद भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में जुटे रहे थे।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि तालुकदारों और सिपाहियों के असंतोष ने अवध में इस विद्रोह की व्यापकता को विशेष रूप से प्रभावित किया। वास्तव में यदि सिपाही अपने अफसरों के आदेशों की अवहेलना करके शस्त्र उठा लेते थे तो तत्काल ही उन्हें ग्रामों में अपने भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त हो जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विद्रोह में किसानों ने सिपाहियों के कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो किसानों ने भी अपने सिपाही भाइयों के समान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था। समझ में आई बात? अब उसके बाद कहां कहां था विद्रोह? बरेली तथा शाहजहांपुर। बरेली तथा शाहजहांपुर। बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में सफल विद्रोह हुआ। खान ने बरेली पर अधिकार करके स्वयं को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लखनऊ के पतन के पश्चात मौलवी अहमदुल्लाह ने शाहजहांपुर पहुंचकर पुनः ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और शाहजहांपुर पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु पावन के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई ने 50,000 रुपए के लोभ में उन्हें धोखे से मरवा दिया। समझ में? तो अपने लोगों ने ही अपने घर को जलाने में मदद की है अंग्रेजों की, किसी और ने नहीं, किसी और ने नहीं। अगला कानपुर। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। उनके प्रमुख एवं विश्वसनीय साथी थे तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खां। नाना साहब ने जून 1857 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में कानपुर पर अधिकार करके स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। कानपुर के सती चौरा गंगा घाट पर सभी अंग्रेजों को सपरिवार नौकाओं में बैठाकर गोलियों से भून दिया गया। गोलियों से भून दिया गया, नौका में बिठाकर कि तुम्हारी गंगा पार हम ऐसे ही करा देते, स्वर्ग में जाओ सीधे। गंगा में बिठाकर गोली मार दी गई और नाव जला दी गई कि सीधे तुम गंगा में जाओ, तुम्हें किसी को प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे गंगा में जाओ। तो इस तरह से कानपुर में हुआ। झांसी में क्या हुआ? झांसी तथा ग्वालियर। मध्य भारत में स्वर्गीय राजा गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जून 1857 ईस्वी में विद्रोहियों ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु झांसी पर अंग्रेजी सेनाओं का पुनः अधिकार हो जाने के कारण रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर कल्पी चली गई। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, सुन लो, आज के जो सिंधिया हैं वो किनके मित्र थे? अंग्रेजों के मित्र थे। सुन लो यहां पे, लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से अंग्रेजों के मित्र सिंधिया के राज्य ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा जीवाजी राव तथा उसका मंत्री दिनकर राव भयभीत होकर अंग्रेजों की शरण में आगरा चले गए। समझ में आ गई बात? विद्रोह के अन्य केंद्र और कहां कहां विद्रोह हुआ है ये भी जान लेते हैं। ये सारे तो प्रमुख केंद्र थे, और भी बहुत सारे केंद्र थे जहां विद्रोह हुआ था। वो क्या थे सुन लो। इन महत्वपूर्ण केंद्रों के अतिरिक्त बिहार में जगदीशपुर, पंजाब में सियालकोट। आज सियालकोट कहां है? आज सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। आज ये जो सियालकोट है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जलंधर, फिरोजपुर, फिल्लौर और अजनाला आदि तथा आधुनिक हरियाणा के गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, रेवाड़ी, पानीपत तथा थानेसर आदि में भी क्रांति की ज्वाला की भीषण लपटें उठी और कुछ समय के लिए तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम और उनके चचेरे भाई गोपाल देव, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां
पलवल के मिर्जा गौहर अली तथा हर सुख राय, वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और फर्रुखा नगर के नवाब अहमद अली आदि सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में महत्वपूर्ण भाग लिया। मेवात में नसीरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में विद्रोह करके विद्रोहियों ने अनेक ब्रिटिश राजभक्तों को मौत के घाट उतार दिया। वर्तमान हरियाणा की सर्वाधिक भयंकर लड़ाई 16 नवंबर 1857 ईस्वी को नरनौल के समीप नसीबपुर गांव में हुई, जिसमें ब्रिटिश कमांडर कर्नल जेरार्ड व कैप्टन वेलिस मारे गए और क्रेज कैनेडी तथा प्रियर्स घायल हुए। इस लड़ाई में 70 ब्रिटिश सैनिक मारे गए तथा 45 घायल हुए। पानीपत में विद्रोह का नेतृत्व बुआली कलदर मस्जिद के इमाम ने किया। इमाम मतलब पंडित ने, जैसे हिंदू धर्म में जिसे मंदिर के पंडित कहा जाता है, उसे ही मस्जिद में इमाम कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम में जो रिचुअल्स कराता है, इस्लामिक रिचुअल्स कराता है, उसे इमाम कहा। मौलवी इमाम एक ही बात है। पंडित पुजारी। ठीक है। अम्बाला अम्बाला में 60वीं इमाम की बात है। अरे पढ़ने तो यार। अम्बाला में 60वीं तथा 5वीं देशी पलटन ने विद्रोह किया। इसी प्रकार राजस्थान और महाराष्ट्र के अनेक सरदार भी अपनी जनता का समर्थन प्राप्त करके विद्रोही बन गए। हैदराबाद, बंगाल एवं बिहार में भी कई स्थानों पर विद्रोह हुए। महाराष्ट्र में विद्रोह का प्रारंभ रंगा बापू जी ने किया। 10 जून 1857 ईस्वी को सतारा में और 13 जुलाई को पठरपुर में विद्रोह हुआ। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, राजमुद्री, कुरनूल, गंटूर, कडप्पा तथा विशाखापट्टनम में नरोल तक की समुद्र पट्टी विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा। गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन ने और गोलकुंडा में चित्ता भूपति और उसके भतीजे सन्यासी भूपति ने विद्रोह किया। कर्नाटक में मैसूर, कारवाड़, धारवाड़, जामा भिंडी, बीजापुर, शोरापुर, बेलगांव आदि विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। तत्कालीन विवरणों से उल्लेख मिलता है कि शोरापुर के राजा ने नाना साहब को विद्रोह के लिए संदेश भेजे। तमिलनाडु में मद्रास, चिंगलपुर, उत्तरी अरकट, तंजावुर, मतलब पूरा भारत विद्रोहमयी हो गया था। लेकिन कुछ अंग्रेजी वफादार कुत्तों ने अंग्रेजों की चापलूसी के, अंग्रेजों की मलाई खाने के लिए इन विद्रोही नेताओं की मुखबरी कर दी, जिस कारण से अंग्रेज इनको मार पाए। नहीं तो विद्रोह सफल हो जाता और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन कुछ लोगों की मुखबरी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को असफल कर दिया। नहीं तो ये विद्रोह सफल विद्रोहों में से एक विद्रोह था। और इसकी सफलता सुनिश्चित थी। समझ में आई बात? कुछ वफादार कुत्तों ने अपने मालिकों की चापलूसी के चलते भारत को गुलामी की गर्द में ठेल दिया, फिर 100 सालों के लिए। समझ में आई बात? अब आप देख लो। और इस विद्रोह के हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया। फिर इसी के बाद अंग्रेजों ने एक नारा निकाला कि अगर भारत पर शासन करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने फिर अपनाई। हिंदू मुस्लिम को तोड़ो। और आज भी हमें उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है।
आज भी हम उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। ये जो पाकिस्तान नाम का नसूर पैदा हुआ वो उसी का परिणाम है, वो उसी का परिणाम है, नहीं तो वो नसूर पैदा ही नहीं होता, वो नसूर पैदा ही नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये चीजें समझने वाली है हमारे, कि हमने अपने देश को खुद ही बर्बाद किया और हम ही बना सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता। तो अब आप समझो, इतिहास इसीलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप आने वाले समय में वो फिर से गलतियां ना दोहराओ, फिर से वो गलतियां ना दोहराओ, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। गलतियां दोहराने के लिए इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, गलतियां ना दोहराई जाए इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। फिर भी हमारे देश में वही गलतियां पुनः दोहराई जा रही हैं, फिर से फूट डालो की नीति अपनाई जा रही है, फिर से धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और इस बार कोई बाहरी नहीं लड़ा रहा, आपके देश के लोग ही आपको लड़ा रहे हैं, अपने निजी, अपने सत्ता के फायदे के लिए। तो ये समझिए, आप इस चीज को नहीं समझेंगे आप तो आपका देश आगे नहीं जा सकता। आप इस देश से एक कौम को निकाल नहीं सकते। अब अगर आप उस कौम को निकालने का प्रयास करेंगे तो ये देश फिर से जल जाएगा। भगवान न करे ये बट भी सकता है उस एक गलती के कारण। समझ में आई बात? फिर से वो गलती ना दोहराई जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।